गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति, सहायक आचार्य, भौतिक शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आज आपको आपका सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिज़िक्स या नाभिकीय भौतिकी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले इसी क्रम में हम इसका सिलेबस आज देखते हैं। जैसा कि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड पास करके आए हैं, लेकिन कोविड टाइम पर आपका जो सिलेबस था वो आपको एक्चुअली प्रमोट कर दिया गया था और आपको मे बी कि इस ड्यूरेशन में सिलेबस के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर आपका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका हर एक पेपर 50 मार्क्स का होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहता है। इसे 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन मतलब सेक्शन ए में आपका एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जिसमें 10 पार्ट्स होते हैं, 10 स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, हैविंग 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट। क्योंकि आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है, इसलिए हर एक पार्ट से 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं, 2 पार्ट उसके डिसाइड होते हैं। इस तरह से 10 स्मॉल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिन्हें शॉर्ट आंसर आपको देना पड़ता है, 20 वर्ड्स फॉर ईच पार्ट। ये आपका सेक्शन ए है जिसे आपको कंपल्सरीली करना होता है। देन सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, आंसर अप्रॉक्सीमेटली इन 250 वर्ड्स। इसका मतलब इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से होंगे, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन वो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक यूनिट से होना ज़रूरी है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपको करना नेसेसरी है। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना होता है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस में हैव सब डिवीज़न, उसके अंदर सब क्वेश्चन हो सकता है, छोटा क्वेश्चन ए बी हो सकता है, ABC 3 क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह से वो डिवाइड भी हो सकता है या फिर वो एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है। इस तरह ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ये लगभग हर यूनिट को कवर करेंगे। नोट मोर देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एक यूनिट से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, बड़ा आंसर इसका लिखना होगा लगभग 500 शब्दों में। और इस 4 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 2 क्वेश्चन लगभग नहीं, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। इस तरह सेक्शन ए के 5 मार्क्स होंगे, सेक्शन बी के 25 मार्क्स होंगे, एंड देन लास्ट सेक्शन सी के जो आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उसमें 20 मार्क्स के होंगे। इस तरह आपका टोटल ओवरऑल जो पेपर है वो 50 मार्क्स का रहता है। इसी तरह से बाकी पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड भी 50-50 मार्क्स के, तो टोटल अपना फिज़िक्स का 150, इसी तरह केमिस्ट्री 150 एंड मैथ्स 150, टोटल 450 मार्क्स के आपका थ्योरेटिकल पेपर रहता है। तो देखिए न्यूक्लियर फिज़िक्स को यहाँ पर 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में जो न्यूक्लियस होती है एटम के अंदर, मटेरियल जो है हमने माना है कि बहुत सारे स्मॉल एंटिटीज से बना हुआ है, मिलकर बना है, और सबसे छोटी जो एंटिटी होती है पदार्थ की उससे हमने परमाणु कहा है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और पदार्थ की जब संरचना पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ते भी हैं। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरल है, आपके बहुत बार आ भी चुकी होंगी सिलेबस में। लेकिन इस विषय में, इस पेपर में हम केवल न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करेंगे कि न्यूक्लियस का क्या योगदान रहेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी के अंदर, उसके जो गुण हैं वो निर्धारित कैसे होंगे न्यूक्लियस से।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस यूनिट में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, डिफरेंट मॉडल्स दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो उसमें रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग थी, जिस स्कैटरिंग के आधार पर ये बताया गया कि नाभिक जो है वो धनावेशित है, और ये जो धनावेशित पदार्थ है ये बिल्कुल बहुत कम घनत्व में, बहुत कम आयतन में इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि बहुत कम आयतन में परमाणु का सारा द्रव्यमान बहुत ही छोटे आयतन में धनावेश के रूप में संग्रहित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो ये जो तथ्य है ये रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग से इसे व्यक्त किया, बताया। तो इसे हम देखेंगे। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई, मास, चार्ज, एस्टिमेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, साइज, डेंसिटी, स्पिन, पैरिटी। इस तरह से ये जो नाभिक के गुण हैं, डिफरेंट गुण हैं, उसका मास कितना होगा, उसका चार्ज कितना होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। भाई नाभिक का भी एक दायरा है, एक लिमिट है। तो उस लिमिट तक पहुँचते पहुँचते किस तरह से उसकी चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, उसकी साइज क्या है, उसका घनत्व कितना है, कैसा है, उसकी स्पिन, पैरिटी, जो हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकालते हैं तो नाभिक के लिए भी स्पिन डिसाइड होगी, कितनी होगी, उसकी पैरिटी, उसके जो स्पेसिफिक गुण हैं वो हम देखेंगे। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। आघूर्ण जो आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो देखेंगे। देन इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए की वजह से होगा, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। मास डिफेक्ट एंड सिस्टमैटिक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन की देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में बंधे होते हैं, इसी तरह से हम न्यूक्लियस के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे। तो वो सभी प्रॉपर्टीज़ जो आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं यहाँ पर हम न्यूक्लियस के लिए देखेंगे। और भी अनदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अलावा भी जो स्पेसिफिकली न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम यहाँ स्टडीज़ करेंगे। देन यूनिट सेकंड में आता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब कि नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन इसमें हम किस तरह से होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, देन इसमें कितनी एनर्जी किस तरह से रिलीज़ होती है, कौन कौन सी एनर्जीज रिलीज़ होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके लिए लिए जा सकते हैं, इनके जो डिफरेंट क्वांटम इफ़ेक्ट्स के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। चेन रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। और इस तरह से हम न्यूक्लियर फिजन यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हमारा आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। सन में फिर सोलर जो एनर्जी है, जो सन के अंदर सन किससे मिलके बना है, कैसे वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। एनर्जी बैलेंस एंड लॉसन क्राइटेरिया, तो डिफरेंट जो क्राइटेरिया दिए गए इसके लिए, कोई भी रिएक्शंस होती हैं तो उसके ऊपर थ्योरेटिकल जो उसके ऊपर रिसर्च होती है, देन उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो भी दिए गई हैं रिसर्च में, तो ये हम देखेंगे। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा को किस तरह से हम कन्फाइन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मटेरियल माना है। उसका कन्फाइनमेंट बहुत मुश्किल है, उसको हम नॉर्मल किसी भी कंटेनर में इस तरह से नहीं रख सकते हैं प्लाज्मा को, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से उसको कन्फाइन किया जाता है। तो ये सब हम देखेंगे। यूनिट थर्ड चल रहा है। देन यूनिट थर्ड में ही हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनकी रिएक्शंस से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फोर्सेस हैं हमारी नेचर में, 4 तरह के फोर्सेस माने गए हैं। तो वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड लास्ट वन इज
जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है वो न्यूक्लियर फोर्स माना गया है। तो इस तरह से जो 4 तरह के फोर्स है उनकी हम बात करेंगे। और यूनिट 4th में हम देखेंगे डिफरेंट एक्सेलरेटर्स, एंड यूनिट 5th में हम देखेंगे पार्टिकल एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इनको किस तरह से हाई एनर्जी इनको दी जाती है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो डिफरेंट एक्सेलरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट एक्सेलरेटर है इनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहे हैं। देन हम इनकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से पार्टिकल्स को एनर्जी दी जाती है। अगर हमें एक हाई एनर्जी का पार्टिकल की ज़रूरत है, नीड है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उस एनर्जी को हम किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक्सेलरेटर्स या त्वरित्र का यूज़ करते हैं। तो ये त्वरित्र के बारे में हम यूनिट 4th में पढ़ेंगे। और यूनिट 5th में हम पढ़ेंगे डिटेक्टर्स, कि उस हाई एनर्जी एनर्जी तो भी हमें मिल गई, लेकिन कितनी मिली, हमने जो लास्ट हमारा आउटपुट मिला उस पार्टिकल की फाइनल एनर्जी कितनी थी, कौन सा पार्टिकल था। तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बारे में, इनके डिफरेंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट डिटेक्टर्स डिसाइड होते हैं। तो ये जो डिटेक्टर्स हैं इनके बारे में हम यूनिट 5th में पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ हम कॉस्मिक रेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है न्यूक्लियर फिज़िक्स का, और इसे हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के इसी क्रम में, कि सबसे पहले जे थॉम्सन मॉडल परमाणु के लिए, कि परमाणु की संरचना, हमें ये तो आइडिया लगा लिया कि पदार्थ जो है वो डिफरेंट, बहुत स्मॉल एंटिटी, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, एटम से मिलके बना है। अब एटम की संरचना के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी। राय मतलब उन्होंने इस चीज़ के लिए एक मॉडल निर्धारित करे कि हो सकता है कि इसकी संरचना ऐसी हो। तो जो ये ऐसे ही डिसाइड नहीं हो जाता है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया जाता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसके आधार पर जो उनको रिजल्ट मिलते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके आधार पर वो संरचना को डिसाइड करते हैं। तो जे थॉम्सन ने अपना एक मॉडल दिया परमाणु के लिए, कि परमाणु एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर का 1/10⁻10वां भाग, ठीक है। तो परमाणु को उन्होंने 1 एंगस्ट्रम त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धन आवेश समान रूप से वितरित होता है। उन्होंने कहा कि जो 1 एंगस्ट्रम त्रिज्या का एक धनावेशित गोला मान लिया पूरे परमाणु को, जिसमें पूरे परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश जो है वो समान रूप से, मतलब चारों तरफ समान दिशाओं, प्रत्येक दिशा में समान रूप से फैला हुआ है। उन्होंने कहीं ये नहीं स्पेसिफाई किया कि एक जगह उसका धनावेश है या उसका द्रव्यमान एक जगह केंद्रित है। उन्होंने तो ये कहा कि जो 1 एंगस्ट्रम का गोला है, उस पूरे गोले में पूरा धनावेश और परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, तथा इस गोले में इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थानों पर धंसे हुए हैं। अब धनावेश हमने फिक्स कर दिया, मास फिक्स कर दिया, अब बचते इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, आप मान लीजिए कि जैसे लड्डू में, बूंदी के लड्डू में ग्रीन और रेड बूंदी धंसी होती हैं, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो 1 एंगस्ट्रम का गोला है, इसमें डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए हैं अलग अलग। बस जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 को आप रेंडमली इस तरह से उसमें सिचुएट कर दीजिए। तो ये जे थॉम्सन ने मॉडल दिया। तो इस मॉडल के अगेंस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इस मॉडल के अगेंस्ट कुछ निष्कर्ष निकाले। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर जो प्रथा चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है, उसके अगेंस्ट अपना कुछ साइंटिफिक रिसर्च लेकर आता है और उसे उसके वैलिड
पूरे तथ्य है वो लेकर आता है, उसके प्रायोगिक तथ्य से वो ये चीज़ साबित कर देता है कि ये जो पुराना मॉडल चला आ रहा है ये इस तरह से इस संदर्भ में सही नहीं है, तो पहले वाली बात को नकार कर हम जो नई रिसर्च हमने करी है उसको हम मान्यता दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि नई चीज़ जनरली उसमें चलन में आती है। तो इस तरह से देखिए रदरफोर्ड ने जो अपना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, प्रकीर्णन प्रयोग किया, तो रदरफोर्ड ने क्या लिया कि एक पतली धातु की पन्नी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों को आपतित करवाया। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उनसे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उससे अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, पतली धातु की पन्नी पर ली, उसके ऊपर आपतित करवाया, तो उससे क्या हुआ कि अल्फा कण जो सीधी रेखा में जाने चाहिए थे, अल्फा कण एनर्जी है उनमें, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई जब वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये अल्फा कण जब सीधी रेखा में गति कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उनका पाथ अचानक से चेंज हो गया। जैसे वो उस पन्नी पर गिर रहे थे तो उनका पाथ एकदम से चेंज हो गया। तो इसका ये जो परिघटना होती है कि अपना पाथ चेंज कर लेना, इस घटना को स्कैटरिंग कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अल्फा कण की हो, ये किसी भी कण की हो सकती है। कोई भी कण अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है और अपना पाथ चेंज कर लेता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से, वो विक्षेपित हो जाता है, तो इस परिघटना को स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहा जाता है। तो देखिए रदरफोर्ड ने ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने उसे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। 1909 में उनके साथ ही काम करने वाले गीगर एंड मार्सेडन ने अब जो पतली धातु की पन्नी थी उसकी जगह पर गोल्ड की एक फॉइल ली, अधिक घनत्व का तत्व है, उसकी पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने 3 बातें ऑब्जर्व करी। कौन कौन सी बातें थी? फर्स्ट बात है कि कुछ कण लघु कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ कण ऐसे थे जो बहुत ही स्मॉल एंगल पे प्रकीर्णित हुए, मतलब कि उनका जो डिफ्लेक्शन था, विक्षेपण था, वो बहुत ही स्मॉल हुआ। सीधी रेखा पे गति कर रहे हैं लेकिन उनका जो वो बहुत ही कम कोण से ही विक्षेपित हुए। सेकंड था कि कुछ कण बहुत ही लार्ज कोण से प्रकीर्णित हुए। ऐसा कोई प्रतिकर्षण बल उन पे कार्य कर रहा था कि वो अपने मार्ग से चलते चलते बहुत बड़े एंगल पे विक्षेपित हो गए। कुछ कण थे जो बहुत कम ऐसे कण थे जो अपनी प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा में लौट आते हैं। तो देखिए 3 तरह की बातें देखने को मिली। कुछ कण तो बहुत कम कोणों पे प्रकीर्णित हुए, कुछ कण ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बड़े कोणों पे प्रकीर्णित हुए, और कुछ कण ऐसे भी थे जो वापस अपनी जिस दिशा में चल रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में वापस आ गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ऐसा कोई रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षी बल कार्य कर रहा है जो बिल्कुल एटम के सेंटर में है। जैसे ही कण सीधी रेखा में गया और बिल्कुल उसका एटम के जो सेंटर है जहाँ पर धनावेश है उसके बिल्कुल सीध में गया, तो वापस वो उसी दिशा में वापस आ गया, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था कि वो वापस अपनी दिशा में आ गया। तो देखिए थॉमसन के जो मॉडल था, थॉमसन इस प्रकार की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ये जो प्रकीर्णन है ये 1 डिग्री एंगल से अधिक पर नहीं हो सकता था। 1 डिग्री के भीतर ये सभी कण विक्षेपित हो जाते या प्रकीर्णित हो जाते अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकीर्णन 180 डिग्री पर भी हुआ है। ये जो वापस कण अपनी दिशा से में पुनः विपरीत दिशा में लौट आया, इसका जो प्रकीर्णन कोण है वो कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसके आधार पर फिर रदरफोर्ड ने 1911 में ये निष्कर्ष निकाला कि धनावेश परमाणु के अत्यंत लघु क्षेत्र में केंद्रित होना चाहिए।
पूरे परमाणु में फैला हुआ नहीं होकर केवल एक छोटी जगह पे वो केंद्रित होना चाहिए, अर्थात परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक अत्यल्प लघु क्षेत्र जिसे नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं उसी में केंद्रित होता है और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। अर्थात अगर 1 एंगस्ट्रम या 10⁻−10 मीटर परमाणु की साइज हम मानते हैं तो नाभिक की साइज 10⁻15 मीटर ही होगी। तो अर्थात इसका जो द्रव्यमान इसका जो घनत्व है वो देखिए कितना ज़्यादा हो गया, क्योंकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तो हमने नाभिक पर ही केंद्रित माना है और नाभिक की साइज 10⁻−15 मीटर है। तो नाभिक के चारों ओर उन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन्स माना कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इस तरह रैंडमली धसे हुए नहीं होकर नाभिक के चारों ओर स्थित है। तो ये हुआ हमारा रदरफोर्ड मॉडल। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो हम रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र डिराइव करेंगे। इसके बारे में डिफरेंट जो रदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स माने उनके बारे में बात करेंगे। देन हम संघट्य प्राचल देखेंगे, प्रकीर्णन कोण पढ़ेंगे और देन संघट्य प्राचल और प्रकीर्णन कोण में रिलेशन देखेंगे और फिर हम ये प्रकीर्णन सूत्र डिराइव करेंगे। तो ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।